हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक स्टडी। आई एम धर्मेश। तो आज हम देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्कआउट करता है, किस तरीके से इसके अंदर चीज़ें होती हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है, बीएससी एनएससी क्या है। आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में देखा होगा, ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, किस बेसिस पर डिक्रीज होता है। तो ये सारी जानकारी आपको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम आज बताने वाले हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स। ये सारे इंडेक्स बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, ये कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और काफ़ी सारी एग्जाम में भी आ भी सकते हैं। तो हम, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट हम जब भी नए नए वीडियोस आपके लिए, नए नए कंटेंट्स आपके लिए लेके आएंगे तो आपको पता चल जाए। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, सो दैट आप हमारे अच्छे कंटेंट को व्यू कर सको और आपको नॉलेज गेन हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट वो होता है, कैपिटल मार्केट का अपने फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग नीड्स आर मेट जनरली फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, किसी भी चीज़ का आप शेयर का होल्ड कर रहे हैं, अगर उसको 1 ईयर से ज़्यादा के लिए होल्ड करके उसके ऊपर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो अपना होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो उसको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलेंगे, जिस कैपिटल को हम 1 साल से ज़्यादा के लिए रोक के रख देते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। और अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके ये इंक्रीज होगा तो आप उसको बुक करके रख देते हैं। 1 ईयर के बाद में अगर आप उसको छेड़ते हैं या फिर उसको सेल आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ओके, मनी मार्केट के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि कम समय के अंदर कम अमाउंट ऑफ शेयर्स आपने होल्ड किए या ज़्यादा अमाउंट ऑफ शेयर्स होल्ड किए, बट शॉर्ट टाइम में आपने रिप्लेसमेंट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं मनी मार्केट का जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। अब फंड्स आर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर क्या होता है, जो फंड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब उसको आपने एक बार डाल दिया तो आप सोचोगे उसको निकालना नहीं है, बट उसको आप रखे रहते हो ताकि वो इंक्रीज हो और आपको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट और या इनकम सोर्सेज बना के दे सके। तो आप उसको क्या करते हो, फिक्स्ड कर देते हो। और मनी मार्केट के अंदर क्या होता है कि मनी मार्केट के अंदर जो कैपिटल होता है वो वर्किंग होता है। वर्किंग मतलब वो एक जगह टिकता नहीं है, उसको फ्लो करना पड़ता है। मनी फ्लो होता रहता है एक जगह से दूसरा, एक शेयर खरीदा बेचा, इस तरीके से इंट्राडे के अंदर मोस्ट ऑफ द ये मनी मार्केट यूज होता है और काफ़ी सारे ये वर्किंग कैपिटल्स फ्लो आउट होते रहते हैं। तो ये मनी मार्केट का रोल प्ले करता है, मीटिंग वर्किंग कैपिटल्स रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैपिटल मार्केट का जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास में, मेजर इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड एज अ शेयर, डेरिवेटिव्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड करने के लिए, वो एक तो शेयर होता है, एक डेरिवेटिव्स होता है और एक डिबेंचर होता है। इस बेसिस के ऊपर हम शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, और भी तरीके होते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो मनी मार्केट के अंदर होता है मेजर इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड आर ट्रेजरी नोट पे होता है, कमर्शियल बिल्स के ऊपर होता है और सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। आपने स्कैम मूवी देखा होगा, उसमें ट्रेजरी नोट या फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी उन लोग ट्रेड कर लेते हैं, पेपर्स वगैरह रख के वो उन लोग अपना शेयर के ऊपर, अरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर ही अपना कैपिटल बोरोइंग करते हैं बैंक से, फिर बाद में उन लोग, वो तो आपने देखा ही होगा, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। ओके, फिर हमारे पास में कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट में क्या है कि ट्रेडेड एट अ फॉर्मल प्लेस लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब ट्रेड को आप इस तरीके से करते हैं कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज की तरफ बन जाता है, और वो होता भी है कैपिटल मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट में आप देखोगे जनरली ट्रेडेड ओवर काउंटर के ऊपर ये ट्रेड होता है, फटाफट से इसके मूवमेंट्स होते हैं, जल्दी से ये फ्लो करता रहता है। इसके हिसाब से मनी मार्केट के अंदर जो ट्रेड होता है वो एज ए काउंटर ओवरटेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको एक बेसिक छोटी सी एक कंपनी की स्टोरी बता दूंगा, उसके अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा शेयर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास एक एबीसी कंपनी है। एबीसी कंपनी है, उसके पास में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बट क्या हुआ, उसके पास में अचानक से शॉर्टेज हो गई कैपिटल की। कैपिटल का मतलब है मनी, उसके पास पैसों की कमी हो गई। अब वो क्या करेगा, या तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी कंपनी को लिस्ट करा दे या अपने शेयर इशू कर ले, या तो फिर वो अपने किसी बैंक से जाके लोन लेके अपना काम निकाल ले। तो इसमें क्या होगा, अगर वो बैंक से लोन लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। बट अगर वो मार्केट में अपने शेयर लिस्ट करने का सोचता है या अपना आईपीओ निकालने का सोचता है तो वो क्या करेगा, उसका जो ओनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी का जो ओनर होता है उसकी जो ओनरशिप होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे लोग शेयर खरीदते हैं
तो उसका जो शेयर ओनरशिप होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है 10% में, 5% में, 15% में। जैसे इन्वेस्टर उस शेयर को बाय करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसकी ओनरशिप भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो हम देखते हैं आईपीओ। कंपनी जब भी शेयर मार्केट में शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं, जिसमें ये कंपनी लिस्ट आउट होती है, आईपीओ अपना लेके आती है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब सबसे पहले कंपनी अपना शेयर या अपनी चीज़ें, अपनी नीड होती है उनको, अगर वो मार्केट में लाना चाहती है तो सबसे पहले उनको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करना पड़ता है। वो ऑफर इशू करने के लिए इनके पास में 3 दिन का टाइम होता है। नॉर्मली 3 डेज होते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज का 4 भी डे हो जाता है, मतलब 2 भी हो जाता है। मतलब कोई कंपनी नॉर्मली बेसिस में मिनिमम टू मिनिमम 3 डेज इन लोग कर सकते हैं। फिर क्या होता है? आईपीओ इन लोग इशू करने के बाद में पब्लिक और ब्रोकर्स उसे खरीदते हैं। पब्लिक और ब्रोकर्स मतलब इसे पब्लिक भी इन्वेस्ट करती है इसमें, ब्रोकर्स भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं पब्लिक से और खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो उनके बेसिस के ऊपर ये मार्केट के अंदर परचेज होते हैं शेयर के, सो दैट एबीसी कंपनी जो थी उसको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब उसके पास पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा फिर वो क्या करेगी? कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होगी, मान लो 100 करोड़ रुपए की कंपनी की रिक्वायरमेंट थी, बट कंपनी के पास में आ गए 120 करोड़ रुपए, तो अब कंपनी क्या करेगी? जो 100 करोड़ रुपए जिससे अपना उसका जो वर्क ऑफ द प्रोडक्शन था, जिसको उसका ऑर्डर मिला था काम करने के लिए, अब वो क्या करेगी? उसका फुलफिलमेंट करेगी, ऑर्डर को जब सेल आउट कर देगी, तब जिससे वो प्रॉफिट निकल के आता है, उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसका शेयर मार्केट का जो इनका जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ऐसे ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाके लिस्ट होते हैं। लिस्ट का मतलब क्या होता है? जब शेयर इशू हुआ उसके करीबन 1 हफ्ते बाद में सेकेंडरी मार्केट के अंदर जाके लिस्ट होते हैं। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको एनएससी बीएससी के अंदर जो शेयर मार्केट का है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके अंदर जाके ये लिस्ट हो जाते हैं। लिस्ट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने शेयर अपने लिस्ट कर दिए, मतलब जिस 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 बंदे ने शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया था उनका शेयर की ओनरशिप उन्हें दे दी जाती है इंडिविजुअली, बट ये डिजिटली होता है सारा कुछ, मतलब इंडिविजुअली जाके नहीं देते हैं। बस ये हो जाता है कि इनको अपने शेयर्स बुक हो गए, इनको पता चल जाता है, इनके पास मैसेज आ जाता है, और या इनके जितने भी ब्रोकर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन लोगों को पता चल जाता है इन्वेस्टरों को कि हमारा शेयर अपना होल्ड हो चुका है। तो अब जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं तब क्या होता है कि ये अपना होल्ड कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जिस तरीके से इनको रेगुलेट करना वो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंज जो है उसे रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है सेबी। सेबी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया में, क्योंकि सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करती है? लिस्ट कर देती है कंपनी को। मार्केट डिपेंडिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स चेकआउट करने के बाद में सेबी किसी शेयर को लिस्ट करने की परमिशन या किसी कंपनी को लिस्ट करने की परमिशन देती है। व्हेन अ पर्सन हीज और हर शेयर इन द सेकेंडरी मार्केट, मतलब कोई भी पर्सन अपना लिस्ट कर, अपना जो ओनरशिप जब इनको मिल जाती है शेयर की, जितना इनने इन्वेस्ट किया होता है, तो वो जाके लिस्ट होता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। अगर आपको उसको ये पर्सन जो भी हैं उनको शेयर सेल आउट करना है या रखना है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। अपना प्रॉफिट बुक किस तरीके से करना है या किस तरीके से अपना लॉस को कम करना है, वो सब एक पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है जिसने इन्वेस्ट किया होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं शेयर ट्रेडिंग हो गई है एक तरीके से। अगर आप सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज एंड सेल आउट करते हो अपने शेयर की, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर ट्रेडिंग। ओके, तो देखते हैं अब नेक्स्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या रोल प्ले होता है इसके अंदर। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का आपने नाम सुना ही होगा, इसका नाम काफ़ी फेमस भी है। और ये क्या करता है? ये अपना जो रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट की जितनी भी मूवमेंट्स होती है वो होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर। सेबी उसको प्रोस्पेक्टिव रखता है, पर्सपेक्टिव उसके ऊपर ही रहता है, सारी टाइम उसके ऊपर नज़र रहती है। कुछ मूवमेंट भी होती है शेयर मार्केट में तो सेबी के अंडर में होती है। सारे कितने भी शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी हलचल होती है ना, तो उसका जो मेजर टारगेट रहता है या मेजर इनका जो व्यू रहता है कि ये स्टॉक मार्केट को काफ़ी ध्यान से इन लोग बैठे रहते हैं आंख लगा के, कुछ हेरा फेरी तो नहीं हो रही है कंपनी के अंदर, या कुछ शेयर लिस्ट हो रही है, या कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मैं आपको बाद में भी बताता हूँ अभी। फिर ये सारी चीज़ें सेबी स्पेक्यूलेट करती है। ओके, तो इट वॉज गिवन अ स्टैच्यूरी पावर, मतलब पहले सेबी के पास में स्टैच्यूरी पावर नहीं था। जब ये 19 वो क्या बोलते हैं स्कैम मूवी आई थी, उसके पहले जो हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके ऊपर जब ये सेबी को पावर नहीं दिया गया था, उसके बाद में जब ये स्कैम हो गया था उसके बाद में स्टैच्यूरी
पावर जो इनको मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी। सेबी एक्ट 1992 इसे बोला जाता है। ओके, तो देखते हैं कि सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1998 को। इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। सेबी मैनेज करते हैं मेंबर विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग चेयरमैन इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब जो सेबी के जो चेयरमैन होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, तो उनको नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो आपको पता भी होना चाहिए इनके चेयरमैन कौन है, मैं बता भी दूंगा। आपको अगर आपको पता है तो आप अभी कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सेबी का चेयरमैन कौन है रिसेंटली। ओके, अब देखते इसके अंदर कैसा रहता है कि इंडिया के जो रहते हैं 2 मेंबर्स रहते हैं। एक रहता है आरबीआई से, एक वन ऑफ द मेंबर इज फ्रॉम आरबीआई एंड वन ऑफ द मेंबर इज फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पर्सन होता है जो हेड करता है और एक बंदा होता है आरबीआई का। ओके, द रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करती है, जो 5 मेंबर्स होते हैं रिमेनिंग। ओके, तो चेयरमैन ऑफ सेबी अभी मैं आपको पूछा ही था अभी बैक स्लाइड के अंदर क्वेश्चन के सेबी का चेयरमैन कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी जी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया कैसे रोल आउट करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक बीएससी है, एक एनएससी है। तो बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है पूरे एशिया का। ओके, पूरे एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आप अगर बोलोगे तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है। ओके, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा। सेंसेक्स और इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई में है। और एनएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका इंडेक्स है निफ्टी और उसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। दोनों ही के हेड क्वार्टर मुंबई में, ये आप इसे याद रख सकते हैं। वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो है एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी सारी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको पता होना चाहिए एम्स्टरडैम इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड। और अगर लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर ब्रॉड एरिया के अंदर ये ट्रेड आउट करते हैं काफ़ी तरीकों से इन लोग सेल आउट, अगर मार्केट का ब्रॉड लेवल में देखने जाओ तो इसका जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है, तो सेंसेक्स को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। अगर सेंसेक्स को हमको सेंसेक्स किस बेसिस के ऊपर इसको मेजर आउट किया जाता है, तो सेंसेक्स ने 30 कंपनी को चूज आउट किया है कि ये जो 30 कंपनीज है उनका शेयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के ऊपर ये शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो उसके ऊपर से डिफाइन होता है। कहने का मतलब ये है कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी को चूज आउट किया गया है। अगर वो 30 कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मार्केट का जो सेंसेक्स है वो ऊपर है। अगर वो 30 कंपनी क्या बोलते हैं 30 कंपनी का जो प्राइस है शेयर का वो डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो डाउन है। तो इस बेसिस के ऊपर ही आप सेंसेक्स को पता कर सकते हैं। आप सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं निफ्टी। निफ्टी क्या है, नेशनल 50। नेशनल 50 से आपको पता चल गया होगा टोटल 50 कंपनीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। कितनी कंपनीज इंक्लूडेड है इसमें, 50 कंपनी इंक्लूडेड है। अब 50 कंपनीज के जैसे आपको मैंने सेंसेक्स में बताया कि 30 कंपनीज के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसके बेसिस के ऊपर मार्केट को डिफाइन किया जाता है, मार्केट के सेंसेक्स इंडेक्स को डिफाइन किया जाता है। वैसे ही नेशनल निफ्टी के अंदर क्या होता है कि 50 कंपनी जो होती है इसके अंदर जो इंक्लूडेड होती है उनका शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो समझो निफ्टी का इंडेक्स इंक्रीज है, मार्केट अप है। अगर उसका शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो समझो मार्केट डाउन है, क्योंकि वो 50 कंपनीज इतनी टॉप कंपनीज होती है, इतनी टॉप लेवल की कंपनीज होती है जो कंपनी स्टेबलाइज होती है और उनका प्रॉफिट लेवल बढ़ता रहता है और वो काफ़ी टाइम से लोगों का भरोसा उसके ऊपर टिका हुआ है। उस काइंड ऑफ उनका शेयर वैल्यूज और उनके जो असेट्स होते हैं उनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छे उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके बेसिस पर निफ्टी उनको चूज आउट करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब बियर मार्केट क्या होता है और बुल मार्केट क्या होता है। बियर मार्केट वो होता है जब स्टॉक के प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होते हैं। क्या होता है, स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होते हैं तो उसको हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं और उसको बोलते हैं हम बियर मार्केट। मार्केट की लैंग्वेज में उसे बोला जाता है बियर मार्केट। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो मार्केट कैसा है भाई, तो सामने वाला बोलेगा अरे डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में ही बोला जाता है। बट मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बियर मार्केट, इसका मतलब डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा है अभी। ओके, अब हम देखेंगे बुल मार्केट क्या होता है। तो बुल मार्केट वो होता है स्टॉक प्राइस जब इंक्रीज होती जाती है, कंटिन्यूस लेवल में इंक्रीज हो रही है और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं बुल मार्केट है।
मार्केट की लैंग्वेज में से क्या बोला जाता है, बुल मार्केट। ओके, तो जो ट्रेंड है उसका वो अपवर्ड ट्रेंड होगा। नॉर्मल बेसिस पे बोलेंगे अरे मार्केट अप चल रहा है, ओके अपवर्ड ट्रेंड है इसका मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऐसे लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बियर मार्केट और बुल मार्केट आपको पता चल गया होगा, मैंने काफी अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ओके, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट हमको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको क्या होगा, बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास ब्लू चिप स्टॉक। अब बोले तो ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। ब्लू चिप स्टॉक होता है स्टॉक ऑफ कंपनीज दैट ऑफर्स स्टेबल रिकॉर्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिविडेंड पेमेंट एंड हैव रेपुटेशन ऑफ साउंड ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है, जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं उनकी कंपनी का स्टेबल रिकॉर्ड होता है, सिग्निफिकेंट डिविडेंड पे आउट होता है, काफ़ी अच्छी कंपनीज जिनका रिकॉर्ड स्टेबल है, कंपनी डिविडेंड अच्छा प्रॉफिट गेन कर रही है, अपने कंज्यूमर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा पेमेंट और या डिविडेंड पे आउट करती है, और कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, तो ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर काउंट हो जाते हैं। ओके, तो डे ट्रेडिंग हम देख लेते हैं। डे ट्रेडिंग क्या होता है, डे ट्रेडिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। मान लो आज ही आपने शेयर खरीद लिया, ओके, आपने शेयर खरीद लिया, समझ लो टाटा पावर का आपने शेयर खरीद लिया 10 रुपये का, सुबह आपने 9 साढ़े 9 बजे शेयर खरीद लिया, दोपहर में आते आते 12-1 बजे आपने देखा अरे 10 रुपये का अपने को 100 रुपया मिल रहा है और आपने सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए, तो वो क्या हो गया, विद इन अ डे आपने शेयर परचेज किया और शेयर को सेल आउट किया, तो वो क्या हो गया, डे ट्रेडिंग हो गया। ओके, अगर आपने आज टाटा पावर के शेयर को खरीद के रखा 10 रुपये में, अगर आप उसको बेचते हो 1 महीने बाद, 12 महीने बाद या 1 साल बाद, तो वो हमारा ट्रेड डे ट्रेडिंग के अंदर काउंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेज। हेज क्या होता है, हेज एक तरीके का होता है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बोले तो क्या, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वो होती है कि आपको लग रहा है कि कंपनी अब जा रही है, अगर आप सोच रहे हो कि ये 20 रुपये जाके रुक जाएगा, बट वो जाके रुकता है 15 रुपये पे, तो आपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तो उसमें करी नहीं। आप सोच रहे थे प्रॉफिट ही होगा, बट हर टाइम प्रॉफिट तो होता नहीं है कि नहीं। तो आप क्या करते हैं कि एक शेयर में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर एक शेयर में आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो लॉस था वो दूसरे शेयर जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें आपने रिकवर कर लिया, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी कौन सी हुई, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब आपको कभी कभी प्रोबेबिलिटी लगती है कि लॉस भी हो सकता है, तो आपने क्या करा, दूसरे शेयर में भी फ्लक्चुएट करके अपना जो पेमेंट है वो हर एक शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप सोचते हो कि चलो मैंने 5 शेयर अलग अलग कंपनी के खरीदे, अगर 2 कंपनी के शेयर डूबते भी हैं तो मेरे को 3 कंपनी तो बचा लेगी, है कि नहीं। तो वो हेज पे ही आता है। तो हेज जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजी होता है उससे डील आउट करता है। अब अपने जो बाइंग प्राइस है, मतलब आपने समझ लो शेयर खरीद लिया 10 रुपये का, कोई भी कंपनी ABC कंपनी शेयर खरीद लिया 10 रुपये का, तो जो बाइंग प्राइस हुई, मतलब जो आपने खरीदी कीमत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बिड प्राइस। बिड प्राइस भी उसे बोलते हैं, बाइंग प्राइस भी आप बोल सकते हैं। ओके, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग इज द सेलिंग ऑफ द शेयर विदाउट ओइंग देम। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आपने क्या करा, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने क्या करा, 5 कंपनी के अलग अलग शेयर खरीद के रख लिए, ठीक है। अब आपने देखा इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है, किसी में प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको ओन करने के मतलब आप उसको रखने की जगह पे उसको आप धीरे धीरे सेल आउट करके आप अपना जो भी प्रॉफिट है या अपना कैपिटल जो आपने अमाउंट डाला था आप उसको निकालते जाएंगे या आप रखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम गिनते हैं स्टॉक सेलिंग के अंदर। ओके, तो अब हम देखते हैं डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलवाऊँ, कैसे खुलेगा डीमेट अकाउंट, कैसे होती है इसकी प्रोसेस, क्यों होता है ये डीमेट अकाउंट। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट के अंदर पहले बहुत ही सालों पहले होता था, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता था कि पेपर्स होते थे, सर्टिफिकेट्स आपको बना के दिए जाते थे। आप शेयर परचेज करते हैं, शेयर सेल आउट करते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट्स आपको बना के दिए जाते थे। बट क्या हुआ कि लोगों से वो जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो गुम हो जाते थे। अब वो गुम हो जाने के बाद में आप किस तरीके से जाके अपने शेयर को परचेज या शेयर को सेल कर सकते हो, आपका तो सर्टिफिकेट गुम गया। तो अब शेयर मार्केट ने, सेबी ने या इन लोग ने, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ने क्या किया कि ये सारी चीज़ को डिजिटलाइजेशन कर दिया। डिजिटलाइजेशन मतलब
अब ये हर एक मोबाइल के अंदर हर एक ब्रोकर कंपनी होती है, उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है। आप उस पर जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं, जिससे आप शेयर को परचेज सेल कर सकते हैं। उस अकाउंट को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। और वो ब्रोकर कंपनी आपके शेयर के परचेज और सेलिंग रिकॉर्ड्स रखती है। उस कंपनी जो जो ब्रोकर कंपनी होती है वो आपका अकाउंट होल्ड करती है, उसे हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। मतलब नॉर्मली अगर आपको मैं एकदम सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स होते हैं, परचेज और सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अभी तक का अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट जरूर करके बताना कैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से आपको समझ में आया। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता हो। अगर उनकी भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं तो अगर एक आधा भी क्वेश्चंस अगर बन गया तो उनकी हेल्प भी हो जाएगी इसी तरीके से। और हो सके तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट हम जब भी नए नए कंटेंट्स आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग होता है ट्रेडिंग ऑफ शेयर while having a special knowledge or a non-public knowledge. Insider trading can be undertaken by company director, employees, broker और even family members. अरे भाई ये तो इंग्लिश टर्म्स के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बोलने जा रहा है। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के अंदर होते हैं डायरेक्टर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, ब्रोकर्स भी होते हैं। तो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, कंपनी के लॉस में जाएगी जो कंपनी की अंदर की बातें बाहर जाके लीक कर देता है। ठीक है, अगर मैं किसी एबीसी कंपनी में काम करता हूँ, मुझे पता चल गया एबीसी कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है, तो मैंने क्या करा, अपने रिलेटिव्स को जाके बता दिया, अरे जल्दी जल्दी इसी कंपनी के शेयर खरीद लो फटाफट से, ये कंपनी प्रॉफिट में जाने वाली है, इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं। अगर अंदर की बातें मैंने बाहर जाके लीक करी और ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुई तो सेबी उसके अगेंस्ट क्या करती है, एक्शन लेती है। ओके, उस चीज़ को हम ये पूरे सर्कुलेशन जो होता है इस चीज़ का, इनसाइडर ट्रेडिंग का, उसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, जो बातें लीक होती है मार्केट की। ओके, अब हम देखते हैं डिविडेंड क्या होता है। मान लो एक कंपनी है, एबीसी कंपनी समझ लो आप, तो एबीसी कंपनी है, उसने किया गेन मतलब प्रॉफिट, कंपनी ने किया 100 रुपये का प्रॉफिट। अब उसके इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी सालों से उसके अंदर पैसा अपना रखे हुए हैं, अब वो सोचते हैं मेरी कंपनी को 100 रुपये प्रॉफिट हो गया है, तो मैं एक काम करता हूँ 10 रुपये प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर जितने भी हैं मेरे इन्वेस्टर को बांट देता हूँ। तो सो दैट क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म कस्टमर्स को भी मिलता है, शॉर्ट टर्म कस्टमर्स को मिलता है, बट शॉर्ट टर्म कस्टमर्स भी 1 ईयर्स के अबाव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो होता है, वो होता है बिल्कुल स्ट्रेटेजिक इंसान होता है, दिमाग वाला इंसान होता है, वो करता है डील करता है, अलग अलग शेयर्स के अंदर डील करता है, एक ही शेयर में अपना पैसा डाल के नहीं बैठा रहता है वो, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो शेयर। मतलब उसके पास अलग अलग कलेक्शन और अलग अलग इन्वेस्टमेंट के शेयर्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, ऑफर भी बोल सकते हैं। सेलिंग प्राइस जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफरिंग। ऑफरिंग करना मतलब भाई सेल प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस हमारी यही है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा फोटो ब्लर हो गया, फिर भी आपको थोड़ा दिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, तो इसके अंदर क्या है कि हमने इस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्सेस लिखे हुए हैं और राइट हैंड साइड में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट लिखे हुए हैं, किस मार्केट से ये इंडेक्सेस है। ओके, काफ़ी सारी एग्जामों में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा इंडेक्स है, तो आपको पता होना चाहिए S&P 500 इंडेक्स होता है, नैस्डैक एक्सचेंज क्या होता है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मैं आपको थोड़े बहुत तो बता देता हूँ, बाकी आप अपने से रिफर कर लेना और थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना, तो फ्यूचर में काम भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ब्यूनस एराइज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ से है, तो ब्यूनस एराइज स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो ब्यूनस एराइज स्टॉक एक्सचेंज का मर्वल इंडेक्स है, ये जो फर्स्ट में लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो क्या है, S&P ASX 200 इंडेक्स है। फिर ब्रुसेल्स का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या है, BEL 20 इंडेक्स है। ओके, साओ पाउलो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, तो S&P TSX कॉम्पोजिट इंडेक्स है। ओके, तो ऐसे कोरिया स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, तो कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो इसी तरीके से आप अपना देख सकते हैं। हाँ, तो आप इसी तरीके से डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं
और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आपको गूगल पे भी मिल सकती है नॉर्मली। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार आप इसको पढ़ लेना, सो दैट आपको पता हो कि किस कौन सी स्टॉक एक्सचेंज की कौन से इंडेक्सेस हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, स्टॉक मार्केट के बेसिक समझ में आए होंगे, हर इंडेक्सेस के बारे में समझ में आया होगा, कैसे ये रोल ऑफ प्ले करते हैं, कैसे सेबी के रोल्स प्ले होते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने अपना 100% दिया, आप अपना बताना किस तरीके से आपको किस तरीके से कौन सा पॉइंट्स अपने समझ में नहीं है, तो आप मेरे को वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको वो अभी कमेंट में हो सकेगा तो मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी पता चले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे यूट्यूब चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप वीडियो देखकर चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो चैनल को, सो दैट हमको क्या मोटिवेशन मिले और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, सो दैट जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। और इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।